नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। चौथा चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक है चौथा चैप्टर का। तो पिछले लेक्चर में आपको एसी लोड लाइन बताया गया, उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया आपको अच्छे तरीके से, और उसमें जो स्लोप निकल करके आता है, ठीक है। डीसी लोड लाइन के लिए स्लोप कितना होता है? डीसी लोड लाइन के लिए जो हमारा स्लोप होता है वो आपका होता है, डीसी लोड लाइन के लिए, डीसी के लिए हमारा स्लोप आपका बराबर होता है -1/RC + RE होता है, ठीक है। अगर एसी लोड लाइन की बात करें तो एसी के लिए स्लोप कितना होता है? स्लोप आपको पता है -1/RAC। तो RAC कितना होता है? RAC आपने निकाल रखा है पहले ही, R0 RC बटे RC + R0, ठीक है। तो देखिए, डीसी के केस में स्लोप कुछ और है और एसी के केस में स्लोप कुछ और है, ठीक है। RAC का मान देखिए कुछ डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर। जो है डीसी के केस में RC + क्या है, RE है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है स्लोप हमारा क्या है, चेंज है। तो सिंपल सी बात है, एसी लोड लाइन, एसी के केस में लोड लाइन और डीसी के केस में लोड लाइन हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग है। तो देखिए, ये डीसी के लिए स्लोप हमारा कितना था? डीसी के लिए स्लोप इतना था, तो इसके लिए हमारी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन ये वाली हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है डीसी लोड लाइन, समझ में। एसी के लिए एसी लोड लाइन कितना है हमारा? एसी लोड लाइन हमारी यहाँ से गई है, लेकिन एसी लोड लाइन भी इस क्यू पॉइंट के मिडिल पॉइंट से ही जाएगी, ठीक है। क्यू पॉइंट के मिडिल पॉइंट से ही जाएगी, क्योंकि इसका स्लोप जो है -1/RAC है, इसका -1/RC + क्या है, RE है। अब RAC का मान कितना है? R0 RC बटे RC + क्या है आपका, R0 है, ठीक है। तो अब इसका मान इसी में रखेंगे जब, तो एसी के लिए स्लोप हमारा कितना आएगा? एसी के लिए स्लोप हमारा आ जाएगा, मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। एसी के लिए स्लोप बराबर आपका देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो RC + R0 बटे R0 RC माइनस का। तो डीसी के लिए स्लोप इतना है, जबकि एसी के लिए स्लोप हमारा इतना है। तो सिंपल सी बात है, डीसी लोड लाइन और एसी के केस में जो लोड लाइन हमारी बनेगी, दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन एसी का लोड लाइन जो है ना, वो भी कहाँ से होकर जाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट के ठीक मध्य बिंदु से जाता है। जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वहीं से होकर के क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा स्टेप जान लेते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमने पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट हमने पिछले लेक्चर में आपको क्या कर दिया, बता दिया, और ये भी बताया कि स्लोप जो है कितना निकल करके आएगा, RAC का मान कितना निकल करके आएगा, एसी के केस में स्लोप कितना होगा, वो भी चीज़ हमने आपको क्या किया, बताया, ठीक है। तो दोनों का जब स्लोप अलग अलग है तो दो अलग अलग लाइन बनेंगी। तो एक लाइन आपकी डीसी लोड लाइन होगी, एक लाइन आपकी एसी लोड लाइन होगी, लेकिन दोनों लाइन जो है क्यू पॉइंट से ही होकर गुजरेंगी, ठीक है। एसी लोड लाइन खींचने की विधि, सबसे पहले एसी लोड प्रतिरोध की गणना कीजिए। सबसे पहला क्या है, एसी लोड प्रतिरोध की गणना कीजिए। एसी लोड प्रतिरोध की गणना कीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट जब आप बनाए थे तो ये हमारा मान लीजिए ट्रांजिस्टर था, ये हमारा ट्रांजिस्टर था, तो यहाँ से एक निकला था, तो यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस था जिसे R0 कहते थे, और एक रेजिस्टेंस था हमारा जिसे RC कहते थे। कैसे पैरेलल में दोनों थे, ये चीज़ हमने आपको बताया था, ठीक है। बाकी इधर जो है दो रेजिस्टेंस हमारे क्या थे, पैरेलल में, R1 और R2 पैरेलल में थे, और R0 और RC आउटपुट में हमारे क्या है, पैरेलल में है। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम RAC का मान कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एसी लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। भाई लोड साइड में R0 है, अब R0 के पैरेलल में RC भी आ गया है, तो वो भी लोड का ही काम करेगा। तो एसी लोड प्रतिरोध का गणना करेंगे। तो एसी लोड प्रतिरोध कितना है, RAC है इक्विवेलेंट। तो R0 और RC किस में है, पैरेलल में है, तो जा कर के निकल करके आएगा R0 RC बटे R0 + RC आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रतिरोध निकल करके आ गया। अब आपको पता है कि स्लोप हमको ज्ञात हो जाएगा, अतः एसी लोड लाइन का स्लोप कितना होता है,
-1/RAC होता है। तो आप इसी को लिख सकते हैं -1/RAC का मान कितना है बताइए। अब इसी को लिख सकते हैं R0 + RC/R0 RC। समझ में आया। तो ये डीसी लोड लाइन से एकदम डिफरेंट है। डीसी लोड लाइन से क्या है, एकदम डिफरेंट है। एक नया इक्वेशन बनेगा एसी लोड लाइन के केस में, तो उस इक्वेशन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या है, एसी लोड लाइन को ऑपरेटिंग पॉइंट से अवश्य गुजरना चाहिए। कह रहा है कि एसी लोड लाइन को ऑपरेटिंग पॉइंट से अवश्य गुजरना चाहिए। मतलब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है हमारा, जो डीसी लोड लाइन के ठीक मध्य में था, एसी लोड लाइन को भी ऑपरेटिंग पॉइंट से ही गुजरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट सर्किट की जीरो सिग्नल कंडीशन है। क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा एक्टिव रीजन के ठीक मध्य में फिक्स किया गया है वो जीरो सिग्नल कंडीशन है। जीरो सिग्नल का मतलब है कि जब सर्किट में, जब एम्पलीफायर में किसी प्रकार का कोई भी इनपुट एसी सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं दिया गया हो, तब की बात की जा रही। तो तब के केस में हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक मध्य में क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है एसी लोड लाइन को ऑपरेटिंग पॉइंट से अवश्य गुजरना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट सर्किट की जीरो सिग्नल कंडीशन से की जानकारी देता है। जीरो सिग्नल कंडीशन की क्या करता है, जानकारी देता है। इस पॉइंट से गुजरने का ये मतलब है ना कि ये जो पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के ठीक मध्य में स्थिर है। ये बताता है कि यहाँ पर जो है सर्किट में किसी प्रकार का कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया है एम्पलीफिकेशन के लिए। समझ में आया, ये पॉइंट ये बताता है। इसलिए कह रहा है कि एसी लोड लाइन को भी यहीं से क्या होना चाहिए, गुजरना जरूरी है। ठीक है, तो और ये पॉइंट बताएगा कि इनपुट में कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया गया है जो एम्पलीफिकेशन, जिसका एम्पलीफिकेशन हो। ठीक है, ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या करेगा, बताएगा। एसी लोड लाइन को ऑपरेटिंग पॉइंट से अवश्य गुजरना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट सर्किट की जीरो सिग्नल कंडीशन को शो करता है। ये जीरो सिग्नल कंडीशन को शो करेगा। अभी जो है सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसको यहाँ से गुजरना चाहिए। अब क्या है, अतः आउटपुट अभिलक्षण पर ऐसी रेखा खींचिए। अतः आउटपुट अभिलक्षण पर ऐसी रेखा खींचिए जिसका ढाल कितना हो, -1/RAC हो, तथा जो ऑपरेटिंग पॉइंट से भी गुजरती हो। जिसका ढाल कितना हो, tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप होता है। जिसका ढाल -1/RAC है, तो जो जिसका ढाल इतना हो और ये ऑपरेटिंग पॉइंट से भी गुजरती हो, तो उसी को हम एसी लोड लाइन कहते हैं। अतः आउटपुट अभिलक्षण पर ऐसी रेखा खींचिए जिसका ढाल इतना हो तथा जो ऑपरेटिंग पॉइंट से गुजरती हो, इसी को परिपथ की एसी लोड लाइन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई डीसी लोड लाइन के लिए जो हमारा प्रवणता होती है tan थीटा या स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। तो कितना होता है डीसी के लिए, 1/-RE प्लस आपका RC होता है। लेकिन यहाँ पर तो एकदम चेंज है, स्लोप tan थीटा बराबर -R0 + RC/R0 RC। तो डिफरेंट है ना, दोनों का मान अलग अलग है। तो डीसी लोड लाइन के लिए तो आपका ये वाला हो गया, ये वाला स्लोप हो गया डीसी लोड लाइन के लिए, समझ में। लेकिन अब एसी लोड लाइन का स्लोप अगर अलग है तो सिंपल सी बात है वो कहीं दूसरे जगह से गुजरेगा। तो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से नहीं बल्कि कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ से जब गुजर रहा है तो ये एसी लोड लाइन भी ऑपरेटिंग पॉइंट से ही होकर के क्या होगा, गुजरेगा। क्योंकि ये जीरो सिग्नल कंडीशन को क्या करता है, शो करता है कि उस समय एम्पलीफायर में किसी प्रकार की कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं की गई है एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, अब जब सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तब जा करके उसका एम्पलीफिकेशन होगा। हो गया, ये हो गया। तो एसी लोड लाइन के बारे में आप समझ चुके होंगे। इतना आपको एसी लोड लाइन के बारे में क्या करना है, जानना है। इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फिगर कैसे आए कैसे नहीं आए उसके बारे में आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, बताया कि कैसे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। सबसे पहले हमें तो डीसी लोड लाइन के लिए स्लोप पता ही था। अब एसी लोड लाइन, देखिए डीसी लोड लाइन के लिए लोड हमें पता था कितना है, RE + RC है।
ठीक है, दोनों सीरीज में आते हैं। जबकि एसी लोड लाइन के लिए दोनों किस में आते हैं, पैरेलल में आते हैं, R0 और RC। R0 आउटपुट रेजिस्टेंस है, RC हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आ जाते हैं, लोड का काम करने लगते हैं, तो स्लोप दोनों का अलग अलग आता है। तो दो अलग अलग लाइन होंगी, लेकिन दोनों लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट से ही होकर के क्या होंगी, गुजरेंगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। और वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है जीरो सिग्नल की कंडीशन को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। वो ये बताता है कि अभी ट्रांजिस्टर में किसी प्रकार का कोई भी एसी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एसी लोड लाइन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा जटिल टॉपिक है, आपको समझने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इससे पहले जो लोग नए हैं वो पिछला लेक्चर देखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगी, समझ में आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। ये सब तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसी पे अब दूसरा फिगर मैं क्या करूँगा, बनाऊँगा। तो बार बार ये सब खींचना अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, जब आपको एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जिस दिन मैं पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक वोल्टेज गेन निकल करके आया था, तो उसको मैं बताना भूल गया था। वोल्टेज गेन बराबर होता है चेंज इन एसी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R0। R0 तो आपको बताया ही गया था, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस R0। तो R0 है आउटपुट, आउटपुट कौन सी कलेक्टर है, कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा R0 के अक्रॉस, वो क्या होगा, डेल्टा IC इंटू R0। भाई R0 में जो डेल्टा IC करंट जाएगी वो क्या होगी, डेल्टा IC इंटू R0। और चेंज इन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या है, डेल्टा VB। इनपुट क्या है, कॉमन एमीटर में इनपुट वोल्टेज आपका कितना है, डेल्टा VEB, क्योंकि एसी सिग्नल देने से वेरिएशन होगा ना, तो डेल्टा IC हमारा चेंज होगा। करंट, कलेक्टर करंट हमारा चेंज होगा तो उसे डेल्टा IC लिखेंगे। इनपुट वोल्टेज हमारा चेंज होगा तो उसे डेल्टा VB लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब आपको पता है कि IC बराबर कितना होता है, आपको ये बात पता है कि बीटा बराबर होता है डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, ठीक है। तो डेल्टा IC बराबर बीटा डेल्टा IB लिख देंगे, ठीक। तो यहीं पर वही चीज़ लिखा गया है कि IC के स्थान पर बीटा डेल्टा IB इंटू R0 बटे VEB हो गया। अब देखिए ये डेल्टा IB इनपुट करंट है, डेल्टा VEB ही क्या है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको नीचे कर दीजिए, तो इधर वोल्टेज बटे क्या हो गया, वोल्टेज बटे करंट बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है भाई, VBE बटे IB, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, RI इनपुट रेजिस्टेंस, एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो वोल्टेज गेन हमारा कितना आ गया, बीटा R0 बटे RI, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन हमारा कितना आ गया, बीटा R0, वोल्टेज गेन AB बराबर बीटा R0 बटे RI। RI क्या है, एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस तो कम होगा, ये तो मानेंगे, क्योंकि इनपुट हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो हमारा बीटा होता है ना, आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। IB तो बहुत कम होता है, ये 2% होता है, और ये 98% होता है। तो सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा में आप IB का भाग देंगे तो एक से अधिक वैल्यू आएगी। बीटा की वैल्यू लगभग कितना आती है, 100 आती है, ठीक है, 100 आएगी। और R0 का मान आप बढ़ाएंगे, R0 का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज गेन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अगर बीटा बढ़ रहा है, बीटा बढ़ रहा है तो वोल्टेज गेन AB का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद R0 अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज गेन AB का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बीटा का मान तो ऑलरेडी ज़्यादा होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, ठीक है।
और R0 हमारा क्या होता है, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वोल्टेज गेन हमारा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और ये RI तो हमारा फिक्स होता है, लगभग 1 किलो ओम होता है, ठीक है। तो RI में तो मान लीजिए कोई चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन बीटा और R0 में क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। चेंजिंग क्या हो सकता है, बीटा का मान भी एक प्रकार से फिक्स ही होगा, क्योंकि डेल्टा IC बटे डेल्टा I भी होगा, ठीक। R0 को आप चेंज कर सकते हैं, तो R0 को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज गेन हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के वोल्टेज गेन अच्छा होता है, वोल्टेज गेन इसका क्या होता है, अच्छा होता है। जो भी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आप लोग पढ़े हैं ना, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, तो उतना लिखवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो AV का मान क्या होता है, AV का मान 1 से काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी अधिक होता है। ये तो जो पहले पीछे चौथे चैप्टर का जब पहला टॉपिक पढ़ाए थे, ठीक है, चौथे चैप्टर का जब पहला लेक्चर पढ़ाए थे तो उसमें ये वाला टॉपिक छूट गया था, इस वजह से मैं इसको पढ़ा दिया। इसका डेरिवेशन करना भूल गया था, बीच में लाइट चली गई थी ना, तो इसको पढ़ाना मैं भूल गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि मतलब वोल्टेज गेन इस तरीके से निकलता है, यहाँ तक निकाल लीजिएगा। बाकी क्या कॉन्सेप्ट है इसको लिख लीजिएगा और ये पूरा निकाल लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब अगला हेडिंग है, और एक चीज़ और, अभी जो सर्किट इससे पहले बनाए थे ना, 2 सर्किट साथ में, जिसमें R0 और RC को पैरेलल में दिखाए थे और R1 और R2 को भी पैरेलल में दिखाया था, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए और कैपेसिटर को भी शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो उस केस में इक्विवेलेंट हमारा सर्किट बना था। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट है हमारा, ठीक है, उसको याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। और इक्विवेलेंट सर्किट से ही कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। लोड लाइन की सहायता से सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के, अगला हेडिंग है, लोड लाइन की सहायता से सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ की गणना, ठीक है, वोल्टेज लाभ की क्या होगी, गणना लोड लाइन के अनुसार। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको, ये तो मान लीजिए मिडिल पॉइंट हो गया, ये हमारा फिगर देख के बनाना पड़ेगा, पहले फिगर में बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
ये जो पॉइंट है हमारा, इस पे जाके हमारा क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये वाला। अब आपको पता है ना कि जब एसी सिग्नल दिया जाता है तो इस मिडिल पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, फिर उसके नीचे क्या होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी। कैसे कैसे वेरी करता है ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है, देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ये इसमें तो VCE है, इधर कौन सा है, कलेक्टर करंट है हमारा, समझ में आया। और इधर कौन सा है हमारा, बेस करंट, क्योंकि इधर बेस IB1 IB2 IB3 IB4 ऐसे करके होता है ना। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, हम अभी बनाएंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर पहले मैं बना देता हूँ, बनाने के बाद मैं इसको समझाता हूँ। ठीक, तो ये हमारा क्या है, देखिए हम देखेंगे तो ये हमारा V मिनिमम V मैक्सिमम। देखिए ये वाला पॉइंट, देखिए अगर इस लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे V मैक्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे V मैक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक, मतलब यहाँ पर VCE का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे VCE का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला जो हमारा लाइन है V मैक्स का है, VCE मैक्स, VCE मैक्स हो गया। और ये वाला क्या है, VCE मीन हो गया। ठीक है, VCE क्या हो गया, मीन हो गया। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, मीन हो गया। देखिए VC का मान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे क्या है हमारा, ज़्यादा है। तो ज़्यादा यहाँ पे क्या है, ये इसका इस साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है ना, तो VCE यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे मिनिमम है आपका, तो यहाँ पे ये वाला मिनिमम हो जाएगा, तो VCE का मान मिनिमम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या है, पहले सिग्नल हम कहाँ पर देते हैं, बेस में देते हैं, इनपुट पे। तो यहाँ से ऐसे देंगे सिग्नल, थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। ठीक, इधर से ये हमारा क्या है, AC है, AC सिग्नल। इनपुट तो इधर से ही देंगे ना, इनपुट क्या देंगे, इधर से देंगे। तो इधर हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट। VC क्या है, वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट है। IC क्या है, करंट के फॉर्म में हमारा आउटपुट है। समझ में आया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेस करंट की, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, IB मैक्स। क्या है हमारा, IB मैक्स वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इधर IB 0 है ना, IB का मान क्या है, IB 0, इधर तो 0 होता है, इधर 0 माइक्रो एम्पियर, फिर आगे 0 से बढ़ेगा 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो सबसे ऊपर जाएगा तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाले पे मिल रहा है ना, ऊपर साइड में, तो IB मैक्स होगा। इधर और नीचे मिल रहा है तो ये क्या होगा, IB मिनिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, IB मिनिमम होगा। तो ये चीज़ आपको जानना क्या था, ज़रूरी था। इसे थोड़ा ऐसे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, IB मैक्स, और यहाँ पे क्या है, IB मिनिमम। ठीक है,
यहाँ पे क्या है आपका VCE मैक्स, और यहाँ पे क्या है आपका VCE मिनिमम। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हुई और ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू हुई। ठीक है, ये इनपुट दिया गया। अब आउटपुट कैसे मिलेगा? अब आउटपुट हमारा आउटपुट मिलेगा। देखिए इनपुट में सिग्नल हम ऐसा देंगे, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि इनपुट में सिग्नल हम करंट के फॉर्म में ऐसा देंगे, तो आउटपुट में वोल्टेज के फॉर्म में कैसा होगा? वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल हमको कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके का मिलेगा। इस देखिए उल्टा है कि नहीं, ये क्या है उल्टा है। देखिए इधर निगेटिव हाफ साइकिल है, इधर क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इधर निगेटिव हाफ साइकिल है, क्योंकि इधर कम हो रहा है ना, इधर कम है हमारा, और इधर क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो उल्टा मिल रहा है। इनपुट में ऐसा दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें ऐसा मिल रहा है, तो ये भी आउटपुट है। ये वोल्टेज के फॉर्म में है और ये क्या है करंट के फॉर्म में है, क्योंकि ये वोल्टेज वाली लाइन पे है ना और ये करंट वाली लाइन पे है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा IC मैक्स होगा। ये हमारा क्या होगा IC मैक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा IC मिनिमम होगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। अब यहाँ पे जैसा सिग्नल देंगे ना उसका उल्टा यहाँ पे मिलेगा, और इसी के सीधा एकदम यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये करंट है। तो जैसे करंट बढ़ेगा, जब IB बढ़ता है, देखिए जब VBE बढ़ता है, VBE बढ़ेगा तो IB भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा, तो IC भी हमारा बढ़ेगा। तो अगर इसका वेव डायग्राम ऐसा है तो IB का भी वेव डायग्राम कैसा होगा? ऐसा होगा। तो IC का भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर VCE की बात करें ना तो इसका कैसा होगा? ऐसा होगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए ये तीनों लीनियर हैं, VB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, तीनों बढ़ रहे हैं ना। जबकि VCE हमारा क्या होता है पहले घटता है, तो इसका पहले निगेटिव मिलता है फिर पॉजिटिव, और इन सब का पहले पॉजिटिव 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 फिर बाद में निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो यही चीज़ है। फेज डिफरेंस मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि 180 अंश का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो उसको याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ से वोल्टेज गेन और करंट गेन निकालेंगे। देखिए यदि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, यहाँ से लिखेंगे यदि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में थोड़ा उल्टा पड़ रहा है। एम्पलीफायर में, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में AC इनपुट वोल्टेज लगाई जाए तो AC इनपुट वोल्टेज लगाई जाए तो भाई इनपुट, ये तो इनपुट साइड है ना, क्योंकि इधर बेस करंट है हमारा, तो इनपुट साइड है, लगाई जाए तो प्रभावी बेस वोल्टेज, तो प्रभावी बेस वोल्टेज अपने औसत मान के दोनों ओर, अपने औसत मान के दोनों ओर, अपने औसत मान के दोनों ओर
विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। विस्थापित होने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारा डीसी है। डीसी 22 मतलब वीसीसी सप्लाई जो दी जा रही थी, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब एसी सिग्नल दे दिया गया, तब एसी सिग्नल इसी पर ऐसे देंगे ना, ऐसे ऐसे दिया है। तो देखिए अब इधर क्या है, ये तो डीसी वैल्यू थी नहीं हमारी, इधर तो हमारा वीबीई था, वीबीई। अब इसका ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया है, ये आपका क्या है, प्लस का वीएम है मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, माइनस का वीएम है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम +2 में कितना बढ़ेगा, तो वीबीई प्लस आपका वीएम हो जाएगा। और नीचे की तरफ क्या हो गया, ये तो हमारा वीबीई हो गया, अब घटेगा कितना, वीबीई माइनस वीएम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है, तो ये वेरिएशन होगा, एक बार ये वेरिएशन होगा, फिर एक बार ये वेरिएशन होगा, एक बार इसमें ऐड होगा। देखिए वीबी या एवरेज वैल्यू है ना डीसी का, यहाँ क्या है, डीसी का एवरेज वैल्यू है, तो इसमें कौन जुड़ रहा है, वी मैक्स जुड़ रहा है, और फिर जो है वीबी में वी मैक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वही विस्थापित हो रहा है ना, वीबी की वैल्यू क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। ठीक है, दोनों ओर विस्थापित होती है। माना कि एसी इनपुट वोल्टेज का शिखर मान, माना कि एसी इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू वीएम है। ठीक है, पीक वैल्यू वीएम है, अतः बेस वोल्टेज का अधिकतम मान, अतः बेस वोल्टेज का अधिकतम मान। देखिए अब बेस वोल्टेज में क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इनपुट तो बेस पर ही न दिया जाएगा, इनपुट सिग्नल एसी का बेस पे दिया जाएगा, तो वीबी का मान ही क्या होगा, चेंज होगा, अधिकतम मान, माना लिख दिया है। तो अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान वीबीई मैक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, एवरेज वैल्यू कितना है, वीबीई है, और प्लस आपका वीएम हो जाएगा। समझ में आया? था बेस वोल्टेज का न्यूनतम मान तथा बेस वोल्टेज का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान वीबीई कोष्ठक में मिनिमम हो जाएगा, बराबर आपका एवरेज वैल्यू वीबीई है, इसी में घट जाएगा वीएम, न्यूनतम मान इतना होगा। समझ में आया? ये हो गया, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक, ये तो बेस वोल्टेज दिखाया जा रहा है ना, तो बेस वोल्टेज तो यहाँ पे है नहीं, मैं तो आईबी के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इधर आईबी करंट होता है, इधर वीसी होता है, इधर आपका आईसी होता है इस लाइन पे। ठीक है, इतना हो गया, अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे का मैं समझा रहा हूँ। तो अब क्या है, इनपुट वोल्टेज में कुल विस्थापन आता है पुराना आपको याद रखना पड़ेगा जो लिखे थे, इनपुट वोल्टेज में कुल अधिकतम विस्थापन कुल अधिकतम विस्थापन कितना होगा बताइए। आपको पता है कि वी बी ई का मैक्सिमम कितना है,
बराबर आपका वी बी ई प्लस आपका वी एम है, और वी बी ई का मिनिमम कितना है, वी बी ई माइनस वी एम है। तो मैक्सिमम विस्थापन कितना होगा आपका, बताइए। सिंपल सी बात है, ये हमारा है, एक आपका कितना है, आपका ये प्लस वी एम है, और एक आपका कितना है यहाँ पे माइनस वी एम है। तो यहाँ पे आपका क्या है, वी एम है, और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस वी एम है। तो अगर टोटल विस्थापन देखेंगे तो कितना है बताइए, वी एम प्लस वी एम हो जाएगा, तो 2 वी एम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 वी एम हो जाएगा। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इसमें से जब इसको घटा देंगे तो कुल अधिकतम विस्थापन, तो अधिकतम विस्थापन कितना होगा, वी बी ई मैक्स माइनस मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, वी बी ई प्लस आपका वी एम माइनस वी बी ई प्लस आपका वी एम हो जाएगा। ये कट जाएगा तो बराबर आपका वी एम प्लस वी एम बचेगा, बराबर 2 वी एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 वी एम हो जाएगा। ठीक है, अब जब विस्थापन कितना है, तो बेस एमीटर वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज में जो हमारा विस्थापन है कितना है, तो इनपुट वोल्टेज में कुल अधिकतम विस्थापन कितना होगा, 2 वी एम होगा। ये चीज़ आपको पता चल गया, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार बेस एमीटर वोल्टेज के विस्थापन से बेस एमीटर वोल्टेज क्या है आपका, वी बी ई के विस्थापन से वीबी के विस्थापन से बेस धारा भी विस्थापित होगी, बेस धारा भी विस्थापित होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इनपुट वोल्टेज आपका जितना विस्थापित हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज भी उतना ही विस्थापित होगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, तो अब बेस करंट पे विस्थापित होगा तो कितना होगा, मैक्सिमम आई बी मैक्सिमम माइनस आई बी मिनिमम। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो बेस धारा में विस्थापन यहाँ पे लिखेंगे, बेस धारा में विस्थापन कितना होगा, आई बी मैक्स माइनस आई बी मिनिमम। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, सीधा लिखना ज़रूरी होता है। तो बेस धारा में कितना विस्थापन हुआ, आई बी मेन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज था। ठीक है, अब देखिए बेस धारा में अगर विस्थापन हुआ है तो जिस प्रकार बेस धारा में विस्थापन होगा उसी प्रकार कलेक्टर धारा में भी विस्थापन होगा, क्योंकि अगर वी बी ई का मान हमारा क्या होगा, चेंज होगा, वी बी का मान क्या होगा, चेंज होगा, तो उसी रेशियो में आई बी का मान भी हमारा चेंज होगा, तो आई सी का मान भी चेंज ही होगा, ये आपको पहले से ही पता है। तो कलेक्टर धारा में विस्थापन, इससे कलेक्टर धारा अपने अधिकतम मान
कलेक्टर धारा में विस्थापन, चूँकि बेस धारा चेंज होने से कलेक्टर धारा भी चेंज होती है, ठीक है। इसलिए कलेक्टर धारा में विस्थापन, इसलिए कलेक्टर धारा में विस्थापन बराबर आपका कितना हो जाएगा, IC मैक्स माइनस IC मिनिमम। माइनस IC मिनिमम हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कलेक्टर धारा में विस्थापन हुआ है तो सिंपल सी बात है, आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, विस्थापित होगा। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला पढ़े हैं, VCE बराबर आपका VCC माइनस IC इंटू RC। सोचिए कि अगर IC का मान हमारा क्या होगा, चेंज होगा, IC का मान चेंज होगा तो VC का मान भी चेंज होगा, बस उल्टा चेंज होगा। अगर IC बढ़ेगा तो VC घटेगा, और IC घटेगा तो VC का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि IC का मान चेंज होने से, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि IC चेंज होने से VCE का मान चेंज हो जाता है, ठीक है। VCE का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो VCE का मान चेंज होगा, इसलिए VCE में अधिकतम विस्थापन, VC में विस्थापन कितना है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी वही चीज़ आएगा, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम। भाई मैक्सिमम विस्थापन एक तो इतना है, एक तो इतना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, तो आप इसी फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। तो अगर ये चीज़ पता चल गया तो देखिए कैसे हम वोल्टेज गेन निकालेंगे और कैसे जो है आपका करंट गेन निकालेंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जा कर के इसके माध्यम से, AC लोड लाइन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज गेन और करंट गेन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। इतना सभी लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये चीज़ आपको पता हो गया ना, हो गया। अब आपका आता है एम्पलीफायर का करंट गेन, उसी के नीचे लिखेंगे, आता है एम्पलीफायर का करंट गेन, ठीक है। तो एम्पलीफायर का जो करंट गेन होगा वो आपका AI होगा। करंट गेन आपको पता होगा कि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या होती है, कलेक्टर करंट होती है, इनपुट करंट बेस करंट होती है, ठीक है।
तो कलेक्टर करंट में जो विस्थापन होगा उसको लिखेंगे ना। तो यहाँ पे होगा IC मैक्स माइनस IC मिनिमम, मैक्सिमम विस्थापन कलेक्टर करंट में बचे। यहाँ पे IB इनपुट करंट क्या है, बेस, मैक्सिमम माइनस IB मिनिमम। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ऐसा लिखाया गया था पहले, समझ में आया। तो यहाँ से आप करंट गेन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट गेन बराबर कलेक्टर करंट बटे बेस करंट होता है, तो यहाँ पे विस्थापन लेंगे ना, क्योंकि AC सिग्नल दिया जा रहा है तो मैक्सिमम और मिनिमम होता है विस्थापन। तो यहाँ पे जो टोटल विस्थापन है, मैक्सिमम विस्थापन आपका ये हो गया, और IB का मैक्सिमम विस्थापन इतना हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज गेन आता है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AB से। तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, यही है ना हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो क्या लिखेंगे, VCE मैक्स माइनस VCE मिनिमम बटे इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन। इनपुट वोल्टेज का मतलब है कि VBE या VI भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या है, VBE भी लिख सकते हैं, माइनस जो शुरू में लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे VI मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज गेन हो गया, ठीक। तो ये करंट गेन और वोल्टेज गेन निकल करके आ गया। अब इसी को VBE भी लिख सकते हैं, VBE मैक्स या फिर VBE जो शुरू में लिखा गया था। तो VI है ना, तो मैं इनपुट लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हमारा आउटपुट हो गया और क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका करंट गेन और ये रहा आपका वोल्टेज गेन। तो ये तो तभी समझ में आता आपको ना, जब ये फिगर मैं आपको समझाता, जब मैं आपको मैक्सिमम विस्थापन बताता, तभी तो आपको समझ में आता। उससे पहले तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती नहीं। तो लोड लाइन से कैसे करंट गेन और वोल्टेज गेन निकालते हैं, ये चीज़ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, चौथा चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब कल जो है 5वां चैप्टर आपका समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।